नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो मुझे जैसा कि आप देख सकते हो, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। मैं इस क्लास में कोई बकवास नहीं करूंगा। आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, एक साल में आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा और मैं चाहता हूं आप इस साल में बहुत सीरियस स्टडी करें। सीरियस स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे बुक के सामने बैठे हैं। सीरियस स्टडी का मतलब ये होता है आप स्मार्ट स्टडी करें, आप वो पढ़ें जो पेपर में आएगा और जो आगे आपको जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना फर्स्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी का, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा क्योंकि आप ये चैप्टर पिछले साल भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर वीक है तो क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन भी आपका वीक जाएगा, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं आपको सबसे पहले क्यों रिवीजन कराऊंगा कि हमने क्लास 11 में पढ़ा क्या था, तभी उसके बाद हम ये फिर आगे बढ़ेंगे, क्लास 12 वाले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। तो आज वाली क्लास में सबसे पहले मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कि हमने पिछले साल पढ़ा क्या था। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। अब हम डीप में घुसेंगे, कूदेंगे अच्छे से। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन आता है, यूनिवर्सल रिलेशन आता है, रिफ्लेक्सिव आता है, सिमेट्रिक आता है, ट्रांजिटिव आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन आता है, उसके बाद क्लास ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं आज हम क्लास में करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूं क्विक रिवीजन। तो बच्चों, अभी तक हमने रिलेशन में सीखा क्या है? तो आप बोलोगे सर आप हमें पढ़ाते थे कि यहाँ पे हमारे पास दो सेट होते हैं। रिलेशन एक सेट बनाने के लिए, रिलेशन नाम का एक सेट बनाने के लिए हमारे पास दो सेट होते थे, ए एक सेट होगा और बी एक सेट होगा, और मुझे रिलेशन बनाना है। और रिलेशन कैसे बनता है? रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना वो ऑर्डर्ड पेयर्स वाले फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर वाले फॉर्म में होते हैं। और इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो एलिमेंट होते हैं। पेयर बोल रहा हूं तो पेयर का मतलब तो दो एलिमेंट ही होगा ना। और इसमें जो पहला एलिमेंट होता था वो ए वाले सेट से आएगा। अगर ये रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ये रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी की बात कर रहा हूं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ये रिलेशन ए टू बी है तो यहां पे पहला वाला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा वाला एलिमेंट बी सेट से आएगा। ऐसे ही यहां पे भी होगा, पहला वाला एलिमेंट ए सेट से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट बी सेट से आएगा। ये रिलेशन होता था। और आपको पता होना चाहिए कि जो रिलेशन होता है एक्चुअली में बनता कैसे, ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जब आप ए क्रॉस बी करते हो ना, ए क्रॉस बी करते हो तो ए क्रॉस बी करने पे एक ऐसा सेट बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट है ए और बी का, जहां पे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, इन दो सेट के एलिमेंट्स को रख के आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो ना, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। क्या आते हैं? इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ आता है। और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है मेरा आर। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेरा सबसेट क्या होता है? आर ई से सबसेट ऑफ, आर ई से सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिलेशंस बना लो, इन दोनों सेट को यूज करके जितने मर्जी रिलेशंस बना लो, जो भी रिलेशंस बनेंगे ना वो सारे के सारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के अंदर से निकले हुए होंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो मेरा रिलेशन सेट है ना वो सबसेट होता है मेरा ए क्रॉस बी का। हमने इतना समझ लिया था। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे पढ़ते हैं। एम्प्टी रिलेशन पहले करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने एम्प्टी रिलेशन को। तो एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन ये है, अभी एक बारी में पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, मैं आराम से समझाता हूं। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब है सिर्फ ए सेट की बात हो रही है। इसका मतलब ए सेट है तो मतलब हम जो दोनों सेट लेंगे ना रिलेशन बनाने के लिए, तो हमें दो सेट की जरूरत होती है, तभी तो ऑर्डर्ड पेयर्स बन पाएंगे। तो यहां पे मेरे दोनों सेट ही ए होने चाहिए, दोनों सेट ही क्या होने चाहिए? ए होने चाहिए, बिल्कुल। और क्या बोला हुआ है? इफ नो एलिमेंट, हम इस रिलेशन को, जो मेरा रिलेशन बनेगा ना, इस रिलेशन को मैं एम्प्टी सेट तब बोलूंगा, इस रिलेशन को मैं एम्प्टी सेट तब बोलूंगा जब जो मेरा एलिमेंट होगा ए, इस ए का कोई भी एलिमेंट इस ए से रिलेटेड ही ना हो। इस ए वाले सेट का कोई भी एलिमेंट अगर इस ए वाले सेट से रिलेटेड ही ना होगा तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि ये जो रिलेशन होगा ना मेरा, ये एम्प्टी रिलेशन होगा। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है और इसके अंदर भी जितने एलिमेंट्स है, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। तो यहां पे जो रिलेशन फॉर्म होगा वो एक एम्प्टी रिलेशन फॉर्म होगा। सर आप इस चीज को एक बहुत अच्छे एग्जांपल समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक सेट है ए और ए के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। ये चार एलिमेंट्स है यहां पे। तो हमें यहां पे रिलेशन बनाना है और रिलेशन इन ए सेट ए। तो यहां पे जो दूसरा वाला सेट यूज करेंगे वो भी ए ही होगा मेरा। उसके अंदर भी कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1, 2, 3, 4। बिल्कुल यही होगा। आप बोलोगे सर रिलेशन क्या होना चाहिए यहां पे? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि रिलेशन एक ऐसा सेट होना चाहिए, रिलेशन एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे पता कैसे होंगे? ए कॉमा बी सच दैट a minus b is equal to 10,
सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 10 कॉमा a कॉमा b बिलोंग्स टू द सेट a। तो मैंने यहां पे ना रिलेशन सेट का सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। यहां पे मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म मिल गया, तो सेट बिल्डर फॉर्म को क्या मैं रोस्टर फॉर्म में लिख पाऊंगा? यहां पे इसको हमें पता है ना कि सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास ना ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए। ये आपको पता है जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये पहला वाला एलिमेंट यहां से आएगा और दूसरा वाला एलिमेंट यहां से आएगा। और कंडीशन क्या है? आपको इस रिलेशन का एक एलिमेंट बनने के लिए, अगर आप इस रिलेशन का एक एलिमेंट बनना चाहते हो, इसका एक भाग बनना चाहते हो, तो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है कि दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10 के बराबर होना चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे 1 को 1 से माइनस करूंगा तो क्या ये 10 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। 1 को 2 से माइनस करूंगा तो भी 10 के बराबर नहीं आएगा। 1 को 3 से माइनस करूंगा तो भी 10 के बराबर नहीं आएगा। इसके कितने भी एलिमेंट्स ले लो, कोई भी एलिमेंट्स ले लो और इसके एलिमेंट्स भी ले लो और माइनस करो, कभी 10 नहीं आने वाला, कभी भी 10 नहीं आने वाला। तो ये जो हमें दे रखा है ना, ये एक्चुअली में इनडायरेक्टली हमें नल सेट दे रखा है। क्या दे रखा है? नल सेट दे रखा है। तो क्या है ये एक्चुअली में एक नल सेट है। ऐसा हो ही नहीं सकता, यहां पे ऐसा बन ही नहीं सकता। इस सेट को यूज करके मैं यहां पे ऑर्डर्ड एलिमेंट्स नहीं बना सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आर है ना मेरा, आर जो है ना मेरा, ये एक एम्प्टी सेट है। क्या है ये? एम्प्टी सेट है। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा रिलेशन है वो एक एम्प्टी रिलेशन होगा। अब आप एक बात बताओ मेरे को, हमने सेट्स चैप्टर में पढ़ा था कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं जो ये मेरा फाई है ना, जो ये मेरा फाई है, ये एक सबसेट ही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। ये एक सबसेट ही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का, क्योंकि जब ए क्रॉस ए करोगे तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को यूज करके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं वो सारे के सारे ए क्रॉस ए के अंदर आएंगे। जितने भी मैं ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं वो सारे के सारे ए क्रॉस ए वाले सबसेट के सेट के अंदर आएंगे। और हमें पता है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो यहां पे मैं बोलूंगा फाई सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए का। तो यहां पे आपको समझ आ गया होगा कि एक एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो एम्प्टी रिलेशन के अंदर जो दो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन दोनों एलिमेंट से कोई लिंक बन ही नहीं सकता। आप इसके अंदर कोई जो रिलेशन है, इस रिलेशन, ये रिलेशन भी तो एक सेट ही है ना, इस सेट के अंदर आप किसी भी एलिमेंट को रख ही नहीं सकते। कंडीशन के हिसाब से आप किसी भी एलिमेंट को अगर एक सेट के अंदर रख नहीं सकते तो इसका मतलब वो एक्चुअली में एक एम्प्टी रिलेशन है। जब कुछ रख ही नहीं रहे हो तो एम्प्टी है ना भाई वो। तो बच्चों समझते हैं अपने सेकंड टाइप के रिलेशन को, जो कि है यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जब हम एक बार में पढ़ेंगे तो चीजें समझ नहीं आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल भी साथ में करेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ आ जाएंगी। तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A into A, या फिर A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हुआ है यहां पे। तो एक्चुअली में इस डेफिनेशन को कैसे समझे, उसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3। ठीक है, और यहां पे रिलेशन बनाने के लिए हमें एक सेट के बारे में बोला गया, दूसरा कोई सेट B C कुछ दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे दूसरा वाला जो सेट है वो उसको भी A ही मानेंगे। यहां पे बात एक ही हो रही है तो ए ही दोनों सेट को लेंगे हम। 1, 2, 3, इसके अंदर भी यही सेम एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए का एक ऐसा सेट जिसके अंदर ऑर्डर्ड, सारे ऑर्डर्ड इन एलिमेंट्स को यूज करके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकता हूं ना वो सब के सब यहां पे आएंगे। कैसे सर? यहां पे ये 1 लिखा है तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, और 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, और 2, 3 आएगा। ऐसे ही 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, और 3, 3 आएगा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, ये मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं। मतलब कि इन दोनों सेट के एलिमेंट को यूज करके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं ना, मैंने इसको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर या कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैंने रख दिया। यही है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको मैं एक प्लेन में भी शो कर सकता हूं। अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊंगा तो उसमें मैं एक्स और वाई एक्सिस पे, प्लेन पे भी मैं इस चीज को शो कर सकता हूं, इन पॉइंट्स को। तो यहां पे मैं आपसे बोलता हूं कि एक रिलेशन एक ऐसा बताओ, रिलेशन आर एक ऐसा सेट है जहां पे कैसे एलिमेंट्स आने चाहिए, ए कॉमा बी के फॉर्मेट में होने चाहिए एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होने चाहिए, सच दैट ए माइनस बी का अगर मैं मॉडुलस करूं तो उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जहां पे आपका ए और बी है ना, दोनों ही ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं।
ये मेरा कंडीशन दे दिया इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में। इन दोनों सेट का यूज करके आप एक ऐसा सेट बनाओगे रिलेशन आर, जहां पे आपके जो एलिमेंट्स क्या होंगे, ए कॉमा बी वाले ऑर्डर्ड पेयर वाले फॉर्मेट में होंगे, और आप जब दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके एक मॉडुलस में डाल दोगे तो आपका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। अच्छा आप मेरे को बताओ, यहां पे आप इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान लो आप यहां पे 1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा, लेकिन जब इसको मैं मॉडुलस में डाल दूंगा तो ये +1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 3 जब करोगे तो ये -2 आएगा, लेकिन जब इसको मॉडुलस में डालूंगा ये +2 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे 2, 1 करोगे, 2 - 1 करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा, जो कि मॉडुलस के अंदर ही है, तो आंसर 2 ही होगा। यहां पे 2 - 2 करोगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 आ भी सकता है मेरा। और यहां पे 2 - 3 करूंगा तो -1 आएगा, मॉडुलस में डालूंगा तो +1 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 3 - 1 करता हूं तो आंसर मेरा क्या आता है, 2 आता है, जो पॉजिटिव नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 3 - 2 करूंगा तो 3 - 2 1 होता है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 3 - 3 क्या होता है, 0 होता है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या इस रिलेशन के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ नहीं गए? आपने यहां पे हर एक को सॉल्व करके देखा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो मेरा रिलेशन सेट बनेगा ना, वो पूरा का पूरा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा। तो इसलिए यहां पे ये लिखा हुआ है R = A × A, मतलब कि जितने भी मेरे एलिमेंट्स बन सकते थे वो सारे के सारे अगर मेरे रिलेशन में भी आ रहे हैं तो उसको मैं बोलूंगा यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों सेट का यूज करके मैं जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट बना सकता था, उन एलिमेंट को अगर मैं रिलेशन में भी रख पा रहा हूं, सबके सब एलिमेंट को, एक को भी नहीं छोड़ा मैंने यहां पे, सबके सबको अगर मैं इस सेट के अंदर भी रख पा रहा हूं, तो ऐसे सेट को मैं क्या बोलता हूं, यूनिवर्सल सेट बोलता हूं। अब बच्चों हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया, एम्प्टी सेट पढ़ लिया, इसी को ना एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे। आपके बुक का एग्जांपल नंबर 1। हाँ बच्चों, एक और चीज, जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है और जो हमारा एम्प्टी रिलेशन होता है ना, इन दोनों को एक साथ मिला के एक नाम और बोला जाता है, जो कि है ट्राइवियल रिलेशन। तो बच्चों ये है आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉय स्कूल। तो एक बॉयज स्कूल के सारे लड़कों का एक सेट अगर बना दोगे तो उस सेट का नाम दे दिया मैंने ए। शो दैट रिलेशन आर इन ए इज गिवन बाय, ये हमें एक रिलेशन दे रखा है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में ना कंडीशन लिखी होती है एक्चुअली में, कि आप कैसे कैसे एलिमेंट्स को इस रिलेशन के अंदर रख सकते हो, तो एक कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो रिलेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या ये एम्प्टी रिलेशन है, क्या ऐसा कुछ बन भी सकता है या नहीं बन सकता, देखते हैं। और यहाँ पे एक और हमें रिलेशन दे रखा है आर डैश के नाम से। आर डैश इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। इसको हमें बताना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है, हमें बताना है अपने नॉलेज के हिसाब से। कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ए है ना, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे लड़के हैं। क्या है? इसके अंदर सारे लड़के हैं इस ए सेट के अंदर। तो मेरे को रिलेशन बताना है, यहाँ पे क्या और कोई सेट का नाम दिया हुआ है? नहीं ना। तो मेरा जो दूसरा वाला सेट होगा वो भी यही सेट होगा, सेम बॉयज बॉयज वाला सेट हो, क्या होगा? बॉयज वाला सेट होगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहाँ पे बॉयज है, यहां पे भी बॉयज है। अब ये मत बोलना सर स्पेलिंग गलत लिखे, जान पूछ के लिखा यार। रिलेशन क्या बोला गया है कि मेरे को ना एक रिलेशन नाम के एक ऐसा सेट बनाओ, रिलेशन का नाम का एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पहला एलिमेंट होता है वो यहां से आता है और दूसरा एलिमेंट होता है वो यहां से आता है। जो इसमें से एलिमेंट लूंगा मैं उसको ए बोलूंगा और जो इसमें से एलिमेंट लूंगा मैं उसको बी बोलूंगा। तो इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि वो ऑर्डर्ड पेयर तभी आ सकता है ए अगर बी की सिस्टर है, ए अगर इस बी की सिस्टर है, तभी मैं यहां पे क्या कर पाऊंगा, इस रिलेशन को फॉर्म कर पाऊंगा। आप एक बात बताओ मेरे को, यहां पे सिस्टर वाला तो सवाल उठता ही नहीं है ना। सिस्टर कैसे बना सकते हो यार, जबकि यहां पे सारे लड़के ही हैं और यहां पे भी सारे लड़के हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इस सेट के अंदर लड़कियां होंगी? तो यहां पे बच्चों आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस सेट के अंदर लड़कियां भी, क्योंकि सेट तो सिर्फ बॉयज का है ना। तो यहां पे सिर्फ बॉयज बैठे हैं, तो आप कैसे बोल दोगे कि इस सेट के अंदर से जो मैं एक एलिमेंट निकालूंगा और इस सेट के अंदर से जो मैं एक एलिमेंट निकालूंगा तो इस वाले एलिमेंट की बहन होगी ये वाली एलिमेंट? मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों सेट में बॉयज बैठे हुए हैं, बॉयज ने डोमिनेट किया हुआ है। तो यहां पे एक्चुअली मेरा आर जो सेट है ना, इसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं, कुछ आ ही नहीं सकता। एक्चुअली में आर एक क्या है, हमारा एम्प्टी रिलेशन है, या एम्प्टी सेट है, एम्प्टी रिलेशन बोलो आप इसको। आर एक सेट भी है, आर एक रिलेशन भी है। तो यहां पे आर क्या है, यहां पे एक एम्प्टी रिलेशन हमने प्रूव कर दिया यहां पे। और सेकंड रिलेशन क्या दे रखे हमें, हमसे बोला गया है कि आर डैश नाम का एक रिलेशन है। हमें यह बताना है कि क्या वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा या नहीं होगा।
यूनिवर्सल रिलेशन कब होता है? जब आपके आर डैश के अंदर पूरे के पूरे ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स आके बैठ जाए ना, जितने भी एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे के सारे अगर आर डैश के अंदर भी पाए जाते हैं तो मैं ऐसे सेट को यूनिवर्सल रिलेशन बोलता हूं। तो यहां पे आप बोलोगे सर हमसे बोला गया है, कंडीशन क्या है? यहां पे मेरे को ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने होते हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखने है कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो पहला एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट होगा, यहां पे दो एलिमेंट्स होते हैं, एक ये, इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं। तो ए और बी जो एलिमेंट्स होंगे इस दोनों सेट के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा या दूसरा एलिमेंट होगा, इन दोनों के बीच के हाइट का डिफरेंस ना 3 मीटर से भी छोटा होना चाहिए। मतलब कि ए माइनस बी लेस देन 3 मीटर होना चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे को कि आपने बोला कि चल इस सेट में से एक लड़के को निकाला हमने और इस सेट में से हमने दूसरे लड़के को निकाला, अब दोनों का हाइट का डिफरेंस करेंगे तो यार सीधी सीधी बात है कि 3 मीटर से तो छोटे ही आएगा। 3 मीटर भाई, मेरी हाइट पता कितनी है? मैं 6 फीट का हूं, मेरी हाइट है 1.83 मीटर्स। कितनी है? 1.83 मीटर्स। वो बोल रहे हैं मेरी हाइट 1.83 मीटर्स है, वो तो बोल रहे हैं जब दो जनों के हाइट का डिफरेंस निकालोगे ना तो 3 मीटर से छोटा आना चाहिए। ऑफकोर्स 3 मीटर से छोटा आएगा, 3 मीटर से तो बड़ा आ ही नहीं सकता। पूरे दुनिया में जितने भी इंसान है सबका 3 मीटर से छोटा ही आएगा। तो यहां पे इसका मतलब ये है जब मैं ए क्रॉस ए करूंगा, जितने भी मेरे एलिमेंट्स यहां पे निकलेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन की वजह से आर डैश वाले सेट के अंदर भी आएंगे, आर डैश वाले रिलेशन के अंदर भी आएंगे। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं जो मेरा आर डैश होगा ना, ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा यहां पे मेरा एक आर डैश? यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि मेरा ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ पा रहे थे, जितने भी मैं ऑर्डर्ड पेयर्स बना पा रहा था, इस कंडीशन के हिसाब से सारे ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाई हो रहे थे मेरे, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को उठा के मैं यहां पे भी रख सकता हूं। तो इस वजह से मैं बोलूंगा कि ये मेरा एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो बच्चों हमने ना रिलेशंस को पिछले साल ना 2 तरीकों से लिखना सीखा था। एक तो है सेट बिल्डर वाले फॉर्म में, जिसमें कंडीशन लिखा होता है रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट फलाना फलाना कंडीशन। दूसरा था जिसमें हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसके अंदर एक्चुअली में जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एक्चुअल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ब्रैकेट में उठा के लिखते हैं कॉमा डाल के। अब एक और तरीका है हमारे पास जो हम बोलेंगे, अगर आर रिलेशन है मेरा ए से बी का, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर एक सेट का एलिमेंट ए और दूसरे सेट का एलिमेंट बी दोनों रिलेटेड है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चों, 3 तरीके रिप्रेजेंट करने के, एक ये, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों अब ना हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाए ना तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन को भी नहीं समझ पाओगे। तो इस टॉपिक को ना एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल होने वाला है और मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को समझने के लिए, इतने अच्छे से समझाऊंगा। तो यहां पे एक रिलेशन आर इन ए सेट, तो यहां पे जितने भी हमने रिलेशन पढ़े वो सब एक सेट को यूज करके बनाए जा रहे हैं। तो यहां पे भी एक सेट के बारे में बात हो रही है। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। मैं अभी इसको रीड नहीं करूंगा क्योंकि वैसे भी आपको ये समझ नहीं आने वाला है, तो मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। तो बच्चों अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो इसके लिए ना मैं एक एग्जांपल लूंगा और ये वाला एग्जांपल ना, इसमें कोई रिलेशन की मैं कंडीशन नहीं दूंगा। एक्चुअली रिलेशन कंडीशन पे ही बन सकता है। रिलेशन को आप तब तक नहीं बना सकते जब तक कोई कंडीशन गिवन ही ना हो। एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन होगा, तभी कोई लिंक होगा, तभी मैं उसको रिलेशन के सेट में लिख सकता हूं। तो यहां पे जो मैं अब आगे पढ़ाने जा रहा हूं आपको, इसके लिए मैंने यहां पे कोई कंडीशन नहीं लिया, बस मैं आपको एक तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाए कि रिफ्लेक्सिव, अच्छा इस वाले फॉर्मेट में दिख जाए तो रिफ्लेक्सिव होता है, इस वाले फॉर्मेट में दिख जाए तो ट्रांजिटिव होता है, इस वाले फॉर्मेट में दिख जाए तो सिमेट्रिक होता है। यह चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। मान लो आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट रखे, 1, 2, 3। तो और कोई सेट तो है नहीं, तो हमें दूसरा सेट भी ए को ही चूज करना पड़ेगा अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो ए क्या है? 1, 2, 3, ये सेम है। अच्छा अब मैं बोलता हूं एक बार कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस एक ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इन एलिमेंट्स को यूज करके मैं जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं ना, वो सारे के सारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। 1, 1 आ गया, 1, 2 और 1, 3 और 2, 1, 2, 2 और 2, 3 और 3, 1, 3, 2 और 3, 3। इस ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, इनके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। इन एलिमेंट्स को यूज करके मैं जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकता था ना, सब मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां पे अब आप बोलोगे सर ये आपने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा सेट होगा या फिर एक ऐसा रिलेशन होगा जहां पे कैसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ए कॉमा ए वाले फॉर्मेट में लिखे हो। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट अगर सेम हो, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट अगर सेम हो, तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता हूं। तो यहां पे 1,1, 2,2 और 3,3, ये सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे ना, ये सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे, अगर मैं इसको एक सेट में रख देता हूं तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे फॉर्म होने वाले सेट को मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोल सकता हूं। अच्छा, अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? तो सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए। तो आप बोलोगे यहां पे कंडीशन क्या है, इफ A1, A2 बिलोंग्स टू R। मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1,2, अगर 1,2 इस रिलेशन के अंदर मैं लिख रहा हूं, अगर मैं 1,2 को इस रिलेशन के अंदर लिख रहा हूं, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर लिख पा रहा हूं, तो वो इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि यहां पे इसके अंदर 2,1 भी है, 1,2 भी, और इसमें से मैंने 2,1 को भी यहां पे निकाल रखा है, इसी के अंदर ये पाया जा रहा है। अगर मैं इसके अंदर 1,3 रख रहा हूं तो इसका मतलब इसके अंदर 3,1 भी होगा। समझ रहे हो? अगर मैं इसके अंदर 2,3 रख रहा हूं तो इसी रिलेशन के अंदर 3,2 भी होना चाहिए। अगर मिल गया आपको, ये वाला कंडीशन मिल गया, सेटिस्फाई कर गया, तो ऐसे रिलेशन को ही क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अब बात करते हैं आखिरी रिलेशन, जो कि हमारा है ट्रांसिटिव रिलेशन की। तो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है उसको समझने के लिए मैं ये दोनों मिटा देता हूं। मैं आशा करता हूं आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी अच्छे से समझ आ गया होगा और सिमेट्रिक रिलेशन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो ट्रांसिटिव जो रिलेशन होगा ना, ये एक ऐसा रिलेशन होगा। कैसे रिलेशन को हम ट्रांसिटिव रिलेशन बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर रिलेशन एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हो। तो आप बोलोगे, मान लो कि हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है 1,2। क्या लिखा हुआ है? 1,2। और इसके अंदर एक और एलिमेंट लिखा हुआ है 2,1, 1,2 और 2,1। और अगर इसके अंदर 1,2, 2,1 और 1,1 भी दिख गया ना, तो बच्चों ये जा रहा है ट्रांसिटिव रिलेशन की तरफ। क्यों? क्योंकि कंडीशन देखो, अगर A1, A2 रिलेशन R को बिलोंग करता है, मान लो ये दोनों जो मेरे एलिमेंट्स है ये R रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, और A2, A3 R रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये A1, A2 था, और यहां पे जो सेकंड एलिमेंट, यहां का फर्स्ट एलिमेंट बन गया A2, A3। तो यहां पे अगर A1, A2 और A2, A3 आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, और आपको इस रिलेशन के अंदर A1, A3 भी मिल जाता है, अगर इस रिलेशन के अंदर A1, A3 भी आप बना पाते हो, तो इसका मतलब है ये रिलेशन सिंपल रिलेशन नहीं, ये ट्रांसिटिव रिलेशन है। अब मैं बता रहा हूं आपको 1,3 के बारे में। अगर आपको इस रिलेशन के अंदर 1,3 रखा मिल गया और 3,1 भी रखा मिल गया, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे 1,3 था, 3,1 था, तो यहां पे 1,1 भी पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव रिलेशन की तरफ बढ़ तो रहा है। अब देखो यहां पे कि यहां पे, अब अगर मैं आपसे बोलूं, चलो ले लेते हैं 2,3 को लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं 2,3 एक एलिमेंट है इस रिलेशन का, और इसी रिलेशन के अंदर 3,2 नाम का भी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर 2,2 भी अगर पाया जाता है, तो मैं ऐसे रिलेशन को, पता है, सिंपल रिलेशन नहीं, ट्रांसिटिव रिलेशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ट्रांसिटिव रिलेशन बोलता हूं। आई बात बच्चों समझ? तो यहां पे मैं आशा करता हूं आपको ये तीनों जो रिलेशंस है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं इनको और डेप्थ में। तो बच्चों, अगर कोई रिलेशन मेरे तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, अगर कोई रिलेशन मेरे को दिया गया है और वो रिलेशन जो है ना, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन वाली कंडीशन को भी फुलफिल करता है, तो इसका मतलब ऐसे रिलेशन को, पता है हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को ही इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना, वो कुछ अलग नहीं होता, वो एक्चुअली में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्स भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलता हूं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या लिखूं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलता हूं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों, अब ना हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं ताकि ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, इसको और अप्लाई कर पाए, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करने इन चीजों को, उसको समझते हैं। तो बच्चों, ये है आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2, लेट
टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ये आपको एक प्लेन है, इस बोर्ड को एक प्लेन मानो, 2 डायमेंशनल प्लेन है। इस प्लेन पे जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं ना, जितने भी एंगल के बेस पे आप बांट लो ट्राइंगल्स को, साइड के बेसिस पे डिवाइड कर लो, एक्यूट हो, आइसोसेलेस हो, स्केलीन हो, राइट एंगल हो, सब कुछ इस प्लेन पर लाई करता है। और बोला गया है कि विद आर ए रिलेशन इन टी। तो यहां पे हम रिलेशन किसका बना रहे हैं? टी का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? टी का रिलेशन बना रहे हैं। आर एक ऐसा रिलेशन है जहां पे ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 है। R is the set of all ordered pairs T1, T2 such that, कंडीशन क्या है? वही ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं जहां पे आपका T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हो। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं? सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स जहां पे T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हो, वही वाले ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं यहां पे इस रिलेशन के अंदर रखूंगा। तो आपको क्या शो करना है यहां पे कि ये जो आपका जो रिलेशन बनेगा ना, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप एकदम से इक्विवेलेंस रिलेशन पे जंप नहीं कर सकते। आपको उसके लिए सबसे पहले क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांसिटिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, इन सब कंडीशन को देखना पड़ेगा। अगर जो मेरा रिलेशन इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मेरे रिलेशन के अंदर सिमेट्रिक रिलेशन वाले कंडीशन के एलिमेंट सारे आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले सारे कंडीशन के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन वाले कंडीशन के हिसाब से सारे एलिमेंट्स अगर इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो उसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, आपको तीनों को पहले पता लगाना पड़ेगा। तो बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव से। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? एक्चुअली में कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट फोटोकॉपी, सेम, एकदम सेम टू सेम, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अगर मैंने यहां पे मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया ऐसे, ये मान लो 40, ये 90 डिग्री, ये 60 और ये 30, और मैं यहां पे लिख रहा हूं 3, 4, 5। इसी को अगर मैंने मान लो ऐसे बना दिया, अब मैंने 90 डिग्री वाला जो टिप है ना ऊपर रखा है, तो ये अब मेरा ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये मेरा 30 डिग्री हो गया। 60 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा वाला साइड था? 4। 30 के ऑपोजिट कौन सा था? 3। और यहां पे 90 के ऑपोजिट क्या था? 5। तो आप मेरे को बताओ, क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा यार, सब कुछ तो सेम है। देखो, तीनों एंगल सेम है, तीनों साइड्स भी सेम है। तो यहां पे बस मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे क्योंकि इनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलूंगा। तो आप एक बात बताओ मेरे को, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? अगर रिफ्लेक्सिव बनना है तो इसका मतलब T1, T1 वाले फॉर्मेट में आना चाहिए। रिलेशन के अंदर ऐसा वाला एलिमेंट तो होना ही चाहिए। T2, T2 वाले फॉर्मेट में होना चाहिए एलिमेंट। T3, T3 वाले एलिमेंट में होना चाहिए, वाले फॉर्मेट में होना चाहिए मेरा एलिमेंट। तो आप बोलोगे सर ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर मेरा ये वाला और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो। बिल्कुल यार, एक ट्राइंगल जो है खुद का ही कॉन्ग्रुएंट होता है। हर एक ट्राइंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, हर एक ट्राइंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहां पे यार ये तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स में लिख सकता हूं यहां पे, T1, T1, T2, T2, T3, T3, T4, T4, T5, T5। जितने भी ट्राइंगल उस प्लेन में बनेंगे ना, जितने भी ट्राइंगल्स प्लेन में होंगे, वो सारे के सारे ट्राइंगल जो होंगे ना, वो सारे के सारे जो ट्राइंगल्स होंगे वो खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन तो एकदम सही निकला, रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन एकदम सही निकला। और एक्चुअली हमारे पास दो सेट है ना टी वाले, ये भी एक सेट है टी वाला और ये एक और दूसरा सेट है टी वाला। इसके अंदर भी सारे ट्राइंगल्स है, इसके अंदर भी सारे ट्राइंगल्स है। यहाँ पे भी T1 है, T2 है, T3 है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1, T2, T3, और ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे यहाँ पे भी T1, T2, T3 और ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अब बात करते हैं अपने सेकंड कंडीशन की, जिसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक होगा? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? तो आप बोलोगे मान लो हमारे पास एक रिलेशन R है, इस R के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि T1, T2 मैंने लिख दिया इसके अंदर, तो क्या मैं इसको T2, T1 नहीं लिख सकता इस रिलेशन के अंदर? क्या लिख पाऊंगा मैं T2, T1? बिल्कुल लिख पाऊंगा यार। अगर मेरा T1 जो ट्राइंगल T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, अगर मेरा एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि दूसरा ट्राइंगल पहले वाले के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है। एग्जैक्टली सेम ही तो ट्राइंगल्स है ना दोनों, फर्क क्या पड़ रहा है दोनों में? अगर मेरा पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब दूसरा ट्राइंगल भी पहले ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे एलिमेंट लिख सकता हूं, T3, T2 लिख सकता हूं, तो ये T2, T3 भी लिख पाऊंगा मैं यहाँ पे, T2, T3 भी मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे इस प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स होंगे, उन ट्राइंगल्स का यूज करके मैं यहाँ पे सिमेट्रिक वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर सकता हूं, सिमेट्रिक वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर सकता हूं। और क्या? और आप बोलोगे सर एक और कंडीशन रहता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव ये कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो होना चाहिए वो एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जहां पे क्या होगा, जहां पे आपके एलिमेंट, मान लो इसके अंदर मैंने लिख दिया T1, T2, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? T1, T2। इसके अंदर मैंने T1, T2 लिख दिया, और जहां पे अगर लिख दिया तो उसका मतलब है कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के,
T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। अब मान लो मैंने लिख दिया कि T2 T3, तो अगर मैं इस रिलेशन के अंदर T2 T3 लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे T2 भी कॉन्ग्रुएंट है T3 के, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूं, आप बताओ कि T1 कॉन्ग्रुएंट है, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो यार T1 एकदम T2 के जैसे एकदम सेम सेम है, और अगर T2 T3 के एकदम सेम सेम है तो T1 भी T3 के एकदम सेम सेम ही होगा ना, एकदम एक जैसे दिखेगा ना। क्या फर्क पड़ेगा यार, तीनों में कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पे T1 अगर एक जैसे दिख रहा है T2 के और T2 भी एक जैसा दिख रहा है T3 के, तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली तीनों ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल यार, एक ही जैसे ट्रायंगल है, सबके एंगल्स भी बराबर होंगे, सबके साइड्स भी बराबर होंगे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अगर T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि T1 T3 भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं यहां पे जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे इस प्लेन पे, इस दोनों सेट के, उन दोनों सेटों के एलिमेंट्स का यूज करके मैं यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन बना सकता हूं। हर एक एलिमेंट को यूज करके मैं यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन बना सकता हूं, बिल्कुल बनेगा। अगर T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T3 भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कंडीशन तो फुलफिल ही होगा, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं मिलेगा जहां पे ये कैंसिल हो जाए। अगर आपको ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो ये तो होना निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता T1 और T3 को कॉन्ग्रुएंट होने से, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव होगा। तो यहां पे रिफ्लेक्सिव भी फुलफिल, सिमेट्रिक भी फुलफिल और ट्रांजिटिव वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा दिया गया जो रिलेशन होगा ना, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस रिलेशन के अंदर सिमेट्रिक वाले एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, रिफ्लेक्सिव वाले भी आ सकते हैं, ट्रांजिटिव वाले भी आ सकते हैं। तो बच्चों ये जो आपका एग्जांपल नंबर 5 है ना, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है। तो अभी करते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय, यहां पे z जो है वो इंटीजर्स का सेट होगा, जहां पे जो आपका रिलेशन कैसे दिया गया है, रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो हमें ये बताना है कि ये क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और मैंने आपको बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन को डायरेक्टली पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। आपको पहले रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये तीनों अगर फुलफिल करते हैं कंडीशंस, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा रिलेशन है यहाँ पे वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहां पे आपको क्या दे रखा है, z दे रखा है। z क्या है आपका, एक्चुअली में ये एक ऐसा सेट है जहां पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, सारे इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, सारे इंटीजर्स होंगे। तो माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे इस सेट के अंदर आएंगे। और हमें रिलेशन बनाने के 2 सेट चाहिए, तो दूसरा वाला सेट भी मेरा z ही होगा, जहां पे एलिमेंट्स क्या होंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये मैंने इंटरवल वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ, आप सेट को इंटरवल वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे रिलेशन बताना है कि पहले तो ये बताऊं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर आप a, लिख पाते हो, अगर आप a, वाले फॉर्मेट को इस रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट के तौर पे लिख पाते हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो क्या मैं इस कंडीशन के हिसाब से a, को लिख पाऊंगा? तो आप देखो यहां पे a, b या फिर a, आप तभी लिख पाओगे जब इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस ना 2 से डिवाइड हो पाएगा। तो आप बोलोगे सर a, को अगर मैं माइनस करूंगा तो इसका आंसर तो 0 आएगा, और ये तो 2 से डिविजिबल है, ये 0 तो 2 से डिविजिबल है, 0 तो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब सारे a माइनस a, सारे a माइनस a, मतलब a बिलोंग्स टू एन इंटीजर, a बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पे a क्या है, z को बिलोंग कर रहा है। एक कोई भी एक एलिमेंट है जो z को बिलोंग कर रहा है। मैं सारे एलिमेंट्स को अगर इस फॉर्मेट में लिख दूंगा ना, वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो पाएंगे, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मैं किसी को भी लिख दूंगा यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, -1, -1, -4, -4, ये सारे के सारे मैं यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर लिख पाऊंगा, इसलिए क्योंकि वो मेरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो इसने क्लियर कर लिया, रिफ्लेक्सिव वाला पड़ाव तो इसने क्लियर कर लिया। अब बात करते सिमेट्रिक की। किसकी बात करेंगे, सिमेट्रिक की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सिमेट्रिक कब होता है? मैं बोलता हूं कि a, b अगर रिलेशन में लाई करता है, a, b रिलेशन में लाई करता है, और अगर b, a भी रिलेशन में लाई कर पा रहा है, इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, तभी मैं बोल सकता हूं कि जो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहां पे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, देखो 2 नंबर का डिफरेंस 2 से डिवाइड कब होता है, या तो दोनों के दोनों नंबर इवन हो या वो दोनों के दोनों नंबर ऑड हो। तो मैं मान लेता हूं 5, 3 मैंने एक एलिमेंट ले लिया और मैं मानता हूं कि ये मेरा रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा रिलेशन में? इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि 5 - 3 जो होता है वो 2 होता है, और जो 2 है वो 2 से डिविजिबल है, और जो 2 है वो 2 से
डिविजिबल है, इसलिए मैं बोलूंगा 5,3 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर 5,3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो क्या 3,5 भी बिलोंग कर सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बिलोंग करेगा, 3,5 तो -2 होता है और -2 तो 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो भाई इसके अंदर लिख दो। अगर इसके अंदर लिख पा रहे हो इस वाले फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट में भी लिख पा रहे हो। अगर आप 5,3 तो आपको यहां पे मिल गया। अगर आप 5,3 के अलावा 3,5 को भी आप यहां पे ढूंढ पा रहे हो, यहां पे लिख पा रहे हो, 5 को अलट अल्टी पल्टी कर पा रहे हो, तो यहां पे इसका मतलब है कि ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहां पे सिमेट्रिक वाला पड़ाव भी इसने पार कर लिया। अब क्या बचा यहां पे? अब बचा यहां पे ट्रांजिटिव वाला। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव ये कहता है अगर ए कॉमा बी लाई करता है या बिलोंग करता है रिलेशन आर में और बी कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन आर में, तो ट्रांजिटिव के हिसाब से ना ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से ए कॉमा बी रिलेशन आर में कब बिलोंग करेगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसको पहले मिटा देता हूं ताकि आप क्लियरली समझ पाओ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, तो इसका मतलब है ए माइनस बी तो 2 से डिविजिबल है, ए माइनस बी तो 2 से डिविजिबल है, ये मैं कर सकता हूं, कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगर बी कॉमा सी बी इस आर रिलेशन में बिलोंग करता है, इसी के अंदर पाया जाएगा, तो इसका मतलब है कि बी माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है। क्या है? बी माइनस सी भी डिविजिबल है। अब हमें पता ये लगाना है क्या ए कॉमा सी भी बिलोंग कर पाएगा रिलेशन आर में। तो इसे कैसे पता लगाए? तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी को अगर मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं बी माइनस सी से, ए माइनस बी बाई 2 को अगर मैं प्लस कर दूं बी माइनस सी में, तो ये एक्चुअली में क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे ये जो ए माइनस बी बाई 2 और बी माइनस सी बाई 2 है, कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी तो कट जाएंगे, यहां पे बच जाएगा ए माइनस सी बाई 2। क्या बच जाएगा? ए माइनस सी बाई 2। इसका मतलब ये है कि यहां पे ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आपने लिखा 5,3 लिखा, यहां पे एक एलिमेंट ये आर को बिलोंग करता है और इसके ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो सेकंड एलिमेंट है तो वो फर्स्ट एलिमेंट बनना चाहिए। और 3,1 भी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो ट्रांजिटिव के डेफिनेशन के हिसाब से 5,1 भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं बिलोंग कर पा रहा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पे आप देखो 5 - 1 करो, क्या होता है? 5 - 1 4 होता है, जो कि 2 से डिविजिबल है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 ये वाला जो एलिमेंट है ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा और ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्योंकि ये जो तीनों रिलेशन है हमने चेक कर लिए, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, मैं कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात आ रही है समझ बच्चों? इजी है ना, ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में समझोगे टफ नहीं लगेगा आपको। तो बच्चों अब समझते हैं ना अपने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है। तो अगर इस सेट की बात करूं, इस रिलेशन की बात करूं, इस रिलेशन के अंदर ना ये वाले एलिमेंट्स तो पक्का होंगे। देखो आप 0,2 या फिर 0,-2 क्यों होंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 2 आएगा, और 2 यहां पे 2 से डिविजिबल है तो इसको मैं यहां पे सेट के अंदर रख सकता हूं। तो ये दोनों जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे। और 0,3 रख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 0,3 नहीं रख सकता, क्योंकि 0,3 रखूंगा तो इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस 3 आ जाएगा, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। 0,4 रख सकता हूं, 0,-4 रख सकता हूं, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस आएगा वो 2 से डिविजिबल है। यहां पे दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो भी 2 से डिविजिबल है। क्या 0,5 रख पाऊंगा? तो आप बोलोगे सर 0,5 तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि मैं ना 0 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रख पा रहा हूं? सिर्फ इवन इंटीजर्स को रख पा रहा हूं। 0 के साथ मैं यहां पे सिर्फ 0 के साथ में क्या रख पा रहा हूं? सिर्फ इवन इंटीजर्स को ही रख पा रहा हूं। आप देखो तब ये दोनों का जो डिफरेंस है इस रिलेशन के अंदर ना ये वाले एलिमेंट्स तो पक्का पाए जाएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना वो पक्का इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स। और इसके साथ ना 0 के साथ 3 वाला पेयर तो बन ही नहीं पाएगा, ये ऑड नंबर वाला पेयर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपने ऑड नंबर लिख दिया 0 के साथ तो उन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड नहीं हो सकता और इसको मैं इस रिलेशन में रख नहीं सकता। तो ये वाले एलिमेंट तो बिलोंग ही नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं रिलेशन के एलिमेंट्स की, तो ये एलिमेंट्स इस रिलेशन में पाए जाएंगे। तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट का मतलब पता क्या होता है? इस रिलेशन के अंदर अगर मैं एक एलिमेंट को उठा लेता हूं, मान लो 0 को उठा लिया, मैंने क्या करा? मैंने 0 को उठा लिया, तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट 0 क्या होगा? इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट 0 को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट 0 को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट है 0,
इस जीरो एलिमेंट का इक्विवेलेंट क्लास क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये एक ऐसा सेट बनेगा, ये एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो जीरो से रिलेटेड है, वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो जीरो से रिलेटेड होंगे। तो अगर मैं यहां पे एक सेट बनाना चालू कर दूंगा ना, तो +-2 आ जाएगा, +-4 आ जाएगा, +-6 आ जाएगा। तो ऐसे ही एक्चुअली में किस चीज का सेट बना? ये एक्चुअली में इवन इंटीजर्स का सेट बना। तो यहां पे इक्विवेलेंट क्लास ऑफ जीरो, इक्विवेलेंट, हम एक्चुअली में इक्विवेलेंट क्लास एक एलिमेंट का निकालते हैं। इस रिलेशन में कोई एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का हम इक्विवेलेंट क्लास निकालते हैं। वो एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा ना, वो दूसरे एलिमेंट को अगर उठा के मैं एक सेट के अंदर डाल दूंगा ना, तो वही मेरे इक्विवेलेंट क्लास है उस एलिमेंट। तो ये इक्विवेलेंट क्लास ऑफ जीरो एक्चुअली में है क्या? इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो बच्चों एक और बार समझाता हूं कि क्या है ये। आपका जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर्स में मान लो आपने कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया, उसका एक फर्स्ट एलिमेंट निकाला आपने, जीरो। मैं जीरो की बात करना चाहता हूं। इस रिलेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसकी शुरुआत जीरो से होगी, और सबको उठाओ इस रिलेशन से, उन सबको ढूंढ के निकालो और देखो कि जो जीरो है ना, उसके साथ यहां पे जितने भी एलिमेंट्स लिंक्ड है, सेकंड एलिमेंट्स लिंक्ड है, इन सेकंड एलिमेंट को उठा के अगर आप एक सेट के अंदर डाल दोगे ना, तो यहां पे इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट जीरो। कि क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट जीरो। बच्चों मैं आशा करता हूं ये समझ आ गया होगा। अच्छा एक और चीज दिखाता हूं यहां पे। अच्छा आप बताओ मेरे को, अगर मैं यहां पे देखना चाहता हूं वन के साथ कौन कौन बैठा है, तो आप बोलोगे सर यहां पे वन के साथ कौन कौन बैठ सकता है? क्या वन के साथ इवन नंबर बैठ सकता है? 1,2 क्या आपको यहां पे देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 1,2 का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इस सेट में तभी बैठ पाएगा जब इसका डिफरेंस डिविजिबल होगा 2 से। तो यहां पे 1 - 2 -1 के बराबर, और -1 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। अब क्या ये 1,5 बैठ पाएगा यहां पे? तो आप बोलोगे सर यहां पे 1,5 करूंगा तो 4 आएगा, और 4 2 से डिविजिबल होता है तो बिल्कुल बैठ पाएगा। अच्छा 1,-5 बैठ पाएगा? तो आप बोलोगे सर 1,-5 का मतलब हो गया 1 माइनस ऑफ -5, तो 6 हो जाएगा, और 6 तो 2 से डिविजिबल होता है तो बिल्कुल बैठ पाएगा यहां पे ये भी। अच्छा 1,0 हो पाएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं हो पाएगा 1,0। क्यों? क्योंकि 1 और 0 का डिफरेंस 1 होता है, और 1 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हो, मैं कोई भी इवन नंबर यहां पे रख लूं सेकंड एलिमेंट के तौर पे, मैं सेकंड एलिमेंट के तौर पे कोई भी इवन नंबर रख रहा हूं ना, तो मेरा यहां पे ये जो एलिमेंट है ना, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर पा रहा। तो यहां पे इसका मतलब है वन के साथ सिर्फ ऑड नंबर ही आ पा रहे। क्या आ पा रहे हैं? ऑड इंटीजर्स ही आ पा रहे हैं। 1, +-3, 1, +-5, 1, +-7। तो ये सारे जो एलिमेंट्स आप यहां पे देख पा रहे हो ना, ये सारे एलिमेंट्स 1, +-3, 1, +-5, 1, +-7, 1, +-9, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ना आपके आर को बिलोंग करेंगे। क्या बिलोंग करेंगे? आपके रिलेशन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस निकलेगा ना, वो 2 से डिविजिबल होगा। अब मैं यहां पे कहना क्या चाहता हूं, मैं यहां पे ना एक्चुअली में 1 और 0 पे फोकस करना चाहता हूं। एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट होता है, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट होता है। तो मैं यहां पे 0 पे फोकस कर रहा था, और मैं यहां पे 1 पे फोकस कर रहा हूं। तो जब मेरा पूरा फोकस 1 पे, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, जहां पे 1 पहले लिखा हुआ है, इस ऑर्डर पेयर को अगर मैं निकाल दूंगा, तो उस 1 के साथ और कौन कौन बैठा हुआ है, 1 के साथ और कौन कौन से एलिमेंट बैठे हुए हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो जो 1 के साथ बैठे हुए हैं ना, वो कौन कौन से एलिमेंट है? 3, 5, 7, ऐसे सारे एलिमेंट्स है। अगर इन 1 के साथ बैठे हुए एलिमेंट्स को अगर मैं एक सेट के अंदर लिख दूंगा ना, जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया 3 +-3 +-5 +-7, तो ये एक्चुअली में बन क्या रहा है? ये एक्चुअली में और इंटीजर्स का सेट बन रहा है। तो यहां पे जो मेरा ये इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट 1 होगा मेरा ये वाला सेट। इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ये क्या है? ये है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। और आप बच्चों यहां पे देख पा रहे हो जो हमारे इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एलिमेंट 0 है, वो एक्चुअली में है क्या? आप बोलोगे सर सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। क्या है? इवन इंटीजर्स का सेट है, इवन इंटीजर्स का सेट है। और यहां पे जो मेरा सेट, जो मेरा इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 है, वो एक्चुअली में है क्या? तो आप बोलोगे सर एक्चुअली में वो ऑड नंबर्स का सेट है, ऑड इंटीजर्स का सेट है, ऑड इंटीजर्स का सेट है वो। तो आप एक बात बताओ, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होगा? तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो इवन इंटीजर है, यहां पे सारे इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये ऑड इंटीजर है, यहां पे सारे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, ऑड इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। जब दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं ऐसे सेट को।
तो यहां पे ये मेरा जो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 और इक्विवेलेंट क्लास ऑफ जो 1 है, जो सेट बनेगा, वो सेट दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जो मैंने ये इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 लिखा हुआ है ना, इसके जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये एक दूसरे से भी रिलेटेड होंगे। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सिर्फ एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और यहां पे जो मैंने इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 लिखा है, इसके भी जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। कैसे? यहां पे अगर आप 3 और 5 का अगर आप एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे सर 3 और 5 तो इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 और 5 का डिफरेंस 2 होता है और 2 से डिविजिबल है। तो यहां पे 3 और 5 बन सकता है, 5,7 बन सकता है। तो यहां पे जो मैं इक्विवेलेंट क्लास बना रहा हूं ना, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहां पे भी देख लो, यहां पे अगर मैं 2,4 लिखूं तो क्या 2,4 इस रिलेशन में बिलोंग करेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि 2,4 का डिफरेंस 2 होता है और 2 से डिविजिबल होता है। ऐसे अगर मैं आपसे बोलना चाहूं 6,8 बिलोंग करेगा क्या रिलेशन में? तो आप बोलोगे बिल्कुल बिलोंग करेगा, कि 6 -8 -2 होता है और -2/2 भी डिविजिबल होता है। इस इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ये अपने वाले एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए और ये अपने वाले एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। मिक्सअप मत कर देना, ये कभी इससे रिलेटेड नहीं होगा और ये कभी इससे रिलेटेड नहीं होगा। इसलिए तो मैंने यहां पे डिसजॉइंट सेट लिखा हुआ है। इन दोनों सेटों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन इस सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स है ना, उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता होगा। समझ गए बच्चों? तो बच्चों अब चलते और समझते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 को। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है, इसको एक साथ नहीं खत्म करना हमें, हम पार्ट्स में जो खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए सेट दे रखा है हमें, और रिलेशन क्या बोलता है, ये कंडीशन है। यहाँ पे रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए जहां पे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स के दोनों एलिमेंट जो होने चाहिए ना, वो या तो दोनों के दोनों ऑड हो या फिर दोनों के दोनों इवन हो। हमें किस सेट से फॉर्म करना है, इस वाले सेट से फॉर्म करना है। और दिखाना क्या है, दिखाना ये है कि क्या ये आर एक इक्विवेलेंट रिलेशन होगा या नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों आपके पास ना यहाँ पे कौन सा सेट है, आपके पास सेट है ए, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा दूसरा सेट भी यही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और आपको यहाँ पे क्या बनाना है, रिलेशन नाम एक सेट बनाना है। इन दोनों सेट का यूज करके कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से सेट बनाना पड़ेगा। तो एक सेट इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बन सकता है, सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्सिव हो, तभी वो एक इक्विवेलेंट रिलेशन बनेगा। तो आप बोलोगे सर क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो आप बोलो देखो यहाँ पे बोला गया कि या तो दोनों के दोनों ऑड हो, दोनों जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे जो मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा, या तो दोनों के दोनों ऑड हो या दोनों के दोनों इवन हो। बिल्कुल, तो 1,1 भी लिख पा रहा हूं मैं, 2,2 भी लिख पाऊंगा, 3,3 भी लिख पाऊंगा, 4,4 भी लिख पाऊंगा, 5,5, 6,6 और 7,7 भी मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा। तो क्योंकि मेरी ये एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रही है, तो मैं इस रिलेशन के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को रख सकता हूं। इस वजह से मैं इसको बोलूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। चलो रिफ्लेक्सिव का तो क्राइटेरिया क्लियर हो गया, अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। अच्छा एक को बात बताओ कि यहाँ पे मैंने को क्या रखना है, मान लो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया इस रिलेशन के अंदर से, जिसके अंदर दोनों एलिमेंट मेरे क्या थे, ऑड थे, दोनों एलिमेंट मेरे ऑड थे। क्या 3,1 अगर मैंने लिखा है तो क्या 1,3 भी उस रिलेशन के अंदर पाया जाएगा? तो बिल्कुल पाया जाएगा, 3,1 भी होगा और 1,3 भी होगा। देखो 3,1 भी होगा और 1,3 भी होगा उस रिलेशन के अंदर, तो बिल्कुल पाया जाएगा। ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा और ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है और सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसा है, 6,7 भी होगा, सॉरी 6,4 भी होगा और 4,6 भी होगा। अगर ऐसा सारे एलिमेंट्स के साथ हो पा रहा है, इस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ हो पा रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये एक क्या है, बताओ जल्दी बताओ, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन वाले क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर इसके बाद वाला कौन सा होता है, इसके बाद होता है ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव भी हमने क्लियर कर दिया तो इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आप मान लो, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो आप मान लो यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर 3,5 नाम का एक एलिमेंट है जो बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट ही ऑड है और दोनों सेट के अंदर से निकाले हुए एलिमेंट है, तो ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अच्छा 3,5 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और आपने बोला सिर्फ 5,7 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो क्या 3,7 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बिलोंग करेगा। देखो 3 यहां से निकालूंगा और 7 को यहां से निकालूंगा, तो 3,7 भी तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है ना। तो यहां पे ये भी एक रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो मेरे को यहां से ये समझ आ जाता है कि यहां पे जो मेरे जो एलिमेंट्स होंगे ना, सारे रिफ्लेक्सिव को भी फुलफिल करेंगे,
सिमेट्रिक को भी फुलफिल करेंगे और ट्रांजिटिव वाले कंडीशन को भी फुलफिल कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं यहां पे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलो पहला पार्ट तो समाप्त हो गया। आप खुद से इसके अलावा खुद से भी इसमें से एग्जांपल ना निकाले खुद से ना इसमें से एलिमेंट्स को निकाल के टेस्ट करना। जब तक खुद से टेस्ट नहीं करोगे ना तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। जब खुद से टेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगी। तो अब इतना तो हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये मिटा देता हूं। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये बोलते हैं, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। चलो यहां तक रुकते हैं, कॉमा यहां तक रुकते हैं कि हमें ये शो करना है कि 2 4 6 जो सबसेट है ना, देखो इसका सबसेट है 2 4 6, इस ही सेट का सबसेट है 2 4 6, 2 4 6, मान ले इसको नाम देते हैं बी। इस सेट का नाम मैंने दे दिया बी। तो यहां पे बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा। क्यों होगा ए का सबसेट? अगर बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में पाए जाते हैं 2 4 6, अगर बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में पाए जाते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि बी ए सेट का सबसेट होगा। तो यहां पे अब बोला गया है क्योंकि ये सबसेट है, क्या इसके जो सारे एलिमेंट्स है क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे? तो आप बोलोगे सर देखते हैं। तो आपने लिखा यहां पे 2 4, आपने यहां पे लिखा 4 6, आपने यहां पे लिखा 2 6, आपने यहां पे लिखा 6 4, आपने यहां पे लिखा 6 2 और आपने यहां पे लिखा 4 2। अच्छा आप ये बताओ क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है? इस रिलेशन के कंडीशन के हिसाब से क्या ये एक दूसरे से रिलेशन बना पा रहे हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बना पा रहे हैं। यहां पे खुद देखो आप, बोथ ए एंड बी आर इधर ऑड और इवन, या तो दोनों के दोनों एलिमेंट ऑड हो या दोनों के दोनों एलिमेंट इवन हो। तो यहां पे दोनों के दोनों एलिमेंट इवन है और ऐसा वाला एक ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर, इन एलिमेंट्स को यूज करके ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं फॉर्म कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो बी मेरा सबसेट होगा ना, बी मेरा सबसेट होगा, इसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से भी रिलेटेड होंगे। इसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ये हमने शो कर दिया है। बट अब दूसरी कंडीशन क्या है? अब थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7। तो एक और सबसेट दे रखा है यहां पे, क्या दे रखा है? 1 3 5 7, ये एक सबसेट है, इस सेट का सबसेट है। सी सेट के ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए मैं क्या कहता हूं सी एक सबसेट है ए सेट का। अब आप देख सकते हो कि यहां पे जो ये सी सेट जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे, ये सी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। आप खुद देखो, सोच के देखो, हर चीज को लिखना नहीं होता, कुछ चीज को यहां पे दिमाग में लिखना होता है। देखो 1 3 एक एलिमेंट बन सकता है, 3 5 7 भी एक एलिमेंट बन सकता है, एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और वो रिलेशन के अंदर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों एलिमेंट देखो सारे ऑड है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑड नंबर वाला पेयर बनेगा, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि सी सेट के सारे एलिमेंट्स भी क्या करेंगे? सी सेट के सारे एलिमेंट्स भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, मैं बोल सकता हूं यहां पे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि ये दिखाओ कि यहां पे जो सारे एलिमेंट्स होंगे क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि इस ये वाला जो सबसेट सी है हमारा, ये किसी तरह से भी लिंक्ड नहीं है, रिलेटेड नहीं है इस वाले सेट से, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। आप मेरे को बताओ, चलो मैं मान लेता हूं इस सेट से मैंने 1 को निकाल लिया, इस सेट से मैंने 2 को निकाल लिया, तो क्या ये एक रिलेशन फॉर्म करेगा? इस कंडीशन के हिसाब से नहीं फॉर्म करेगा रिलेशन, क्योंकि 1 और 2 यहां पे पहला एलिमेंट ऑड है और दूसरा एलिमेंट इवन है, और हमें क्या चाहिए रिलेशन में? दोनों एलिमेंट हमें ऑड चाहिए या तो दोनों इवन होना चाहिए। अच्छा मैंने यहां से निकाल लिया 5 और मैंने यहां से निकाल लिया 6, तो क्या ये कुछ फॉर्म कर पाएगा? क्या ये कोई रिलेशन बना पाएगा? ये दोनों सबसेट मिलकर कोई रिलेशन बना पाएंगे? तो आप बोलोगे सर ये दोनों सबसेट मिलकर कोई रिलेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहां पे एक ऑड होगा और एक इवन होगा, और हमारे रिलेशन के हिसाब से दोनों एलिमेंट्स या तो ऑड होने चाहिए या तो इवन होने चाहिए। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये मेरे 12th क्लास की पहली क्लास है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करें, ताकि आपने मेरी एनर्जी तो देखी होगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरी एनर्जी कम नहीं हुई, और आगे वाली क्लासेस में सेम ही एनर्जी रहेगी और इतने ही डेप्थ में हर एक चीज को मैं पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आपको अगर मेरी मेहनत दिख रही है और मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, तो बच्चों मेरे को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आगे ऐसे ही एकदम उम्दा कंटेंट लेके आऊं। अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे, इन पूरे कंसेप्ट्स पे बेस्ड होंगे एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।